हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो बच्चों हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर का हमारा 2 लेक्चर अभी तक हो चुका है, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, सम बेसिक कंसेप्ट, डायरेक्शन, कोसाइन क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको एक टास्क दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त टास्क, बहुत ही अच्छा टास्क दिया था। क्या दिया था कि आपको वेक्टर अलजेब्रा का अपने रियल लाइफ सराउंडिंग में कम से कम मुझे 10 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताओ कि आखिरकार वेक्टर अलजेब्रा आपको दिखता कहाँ पर है। जनरली आपके साथ में यही इशू होता है ना मैथमेटिक्स में, कि आपको नज़र नहीं आती मैथमेटिक्स आपके सराउंडिंग में, कि तो हम पढ़ें क्यों, मतलब हम मैट्रिक्स क्यों पढ़ें, हम वेक्टर अलजेब्रा क्यों पढ़ें। आखिरकार मतलब कुछ तो होना चाहिए कि हम मतलब पढ़ें, है कि नहीं। तो बच्चों मैंने आपको पहले लेक्चर में बहुत ही बखूबी मैंने आपको दिखाया था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि वेक्टर अलजेब्रा का जो बेसिक कंसेप्ट है, आखिरकार वेक्टर अलजेब्रा दिखता कहाँ पर है। स्पेस से लेके पूरा धरती आसमान हर जगह मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा दिखा दिया था, है ना। तो बच्चों इसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में क्या किया था, एडिशन ऑफ द वेक्टर के बारे में, आखिरकार 2 वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, है ना। उसमें हमने ट्रायंगुलर लॉ देखा था कि जैसे एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरे वेक्टर, किसी भी फ्री वेक्टर को हम आराम से ऐड कर सकते हैं। एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरे वेक्टर को उसके हेड और टेल को जोड़कर रिजल्टेंट वेक्टर आराम से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा, दूसरे लेक्चर में हमने ये भी देखा कि पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम कैसे 2 वेक्टर का एडिशन कर लेते हैं, है ना। कि बस जैसे मान लो एक वेक्टर हमें ये मालूम हो, दूसरा वेक्टर ये मालूम है, तो भैया ये फ्री वेक्टर है तो आप ये नीचे से लेके ऊपर तक जा सकते हो, इधर वाले वेक्टर को इधर भी लेके जा सकते हो। तो बेसिकली 2 ट्रायंगल बन जाते हैं और दोनों यहाँ पर भी हम ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करके पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम उसका एडिशन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने 2 लेक्चर में देखी है। पिछले सेशन में हमने और क्या देखा, थोड़ा सा मुझे रिकॉल करा के बताओ। पिछले सेशन में हमने ये भी देखा था कि एक वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। हमने और क्या देखा था, हमने ये भी देखा था कि वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होल्ड करता है। बहुत सारी चीज़ें देखी थी ना, मज़ा आया करके। अगर मज़ा आया है बेटा तो मुझसे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको कोई डाउट है तो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो कम से कम मुझे ज़रूर बताना कि आखिरकार सर आपने जो पढ़ाया है मुझे समझ आ गया है। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सभी लोगों को इस सेशन में बहुत मज़ा आ रहा होगा वेक्टर अलजेब्रा का। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो पढ़ने के पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको क्लास के पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूं। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली ये होते क्या है बच्चा, बेसिकली ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th के टाइम पे, है ना। उस टाइम पे क्या होता था, सेक्शन फार्मूला 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है, कोई तीसरा पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप क्या करते थे, आप आराम से बीच वाला पॉइंट निकाल लेते थे, है ना। इंटरनल डिवीजन याद आ रहा है, इंटरनल डिवीजन याद आ रहा होगा, यू आर टैलेंटेड बेबी। अच्छा, अगर इसी टाइप से हम एक्सटर्नल डिवीजन भी पढ़ते थे कि 2 पॉइंट अगर गिवन है, तीसरा पॉइंट अगर इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम आराम से उसका एक्सटर्नल डिवीजन भी पढ़ लेते थे, mx2 - nx1 / m - n वाला, ऐसे कर लेते थे। सिमिलरली सेम चीज आपको यहां पर वेक्टर में चलने वाली है। सेम चीज बच्चों यहां पर आपकी वेक्टर में चलने वाली है, ठीक है। वहां पर हम क्या पढ़ते थे, मिड पॉइंट फार्मूला, कि अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1, दिस इज द x2 y2, तो इनका मिड पॉइंट क्या हो जाता था बच्चों, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यही होता था ना, यही होता था ना, बताओ याद आ रहा है, थोड़ी सी धुंधली यादें, आई होप आपको याद आ रही होगी बच्चा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ रखी हैं, और सेम चीज़ें बच्चों हमारे पास यहाँ पर भी आपके पास आने वाली है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपके पास आने वाली है। तो बेटा जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है, वेक्टर जैसे जिन पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1, 2 लिखते हो, इसी को वेक्टर के फॉर्मेट में आप क्या लिख देते हो, 1i कैप + 2j कैप आप लिख देते हो। ठीक है, जो चीज़ आप 3D में जैसे 1, 2, 3 लिखते हो, इसी को आप वेक्टर में आप क्या लिख देते हो भैया, इसी को आप वेक्टर में लिख देते हो 1i कैप + 2j कैप + 3k कैप। ये चीज़ आप लिख देते हो इन द वेक्टर, और इसे लिख देते हो इन 2D। ठीक है, 2D में वेक्टर कैसे लिखते हो और 3D में वेक्टर कैसे लिखते हो, आई होप ये चीज़ आप सभी लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा। बताओ मेरे भैया, ये चीज़ आपको क्या क्लियर है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर है कि 2D में और 3D में आप वेक्टर कैसे लिखते हो। आई होप ये चीज़ बेटा आपको क्लियर होगी। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जैसे मान लो कि आपके पास 2 कोई पॉइंट है,
एक पॉइंट हमारे पास ये P है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये Q है, ठीक है। P को मान लेते हैं ये है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप है, ठीक है। और Q वेक्टर है बेटा हमारे पास B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप है, ठीक है। ये सिमिलरली जैसे आप 3D में दो पॉइंट मानते हो ना, सेम उसी तरीके से हम वेक्टर में 3 पॉइंट्स को ऐसे लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर। आपने क्लास 11th में बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेट लाइन, 3D ये सारी चीज़ें पढ़ी है। अब 12th में हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली उन्हीं सब का एप्लीकेशन, उन्हीं सब का एक्सटेंशन वेक्टर होता है। बेटा जब हम 3D से आगे 4D में जाते हैं, 5th D में जाते हैं, जब हम n डायमेंशन में जाते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, जो हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कंसेप्ट हैं, जो हमारे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कंसेप्ट हैं, वो वहीं पर रुक से जाते हैं। बाकी आगे की कैलकुलेशन जो भी हम करते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा ही करते हैं। जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हो तो वहाँ पे लीनियर अलजेब्रा एंड ऑल वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो अगर इन केस आपको अगर PQ वेक्टर लिखना है, PQ वेक्टर, तो आप PQ वेक्टर क्या लिखोगे, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से Q वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ठीक है, माइनस P वेक्टर क्या हो जाएगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप हो जाएगा, A3 K कैप हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको वेक्टर की पहली क्लास में ही बताया है कि वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। I को I के साथ में सब्ट्रैक्ट करो, J को J के साथ में करो और K को K के साथ में करते हो। तो यहाँ पर देखो I कैप हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से क्या आ गया भैया, B1 माइनस A1, ठीक है, प्लस हमने J को बाहर निकाल लिया, यहाँ से क्या आ गया, B2 माइनस A2, ठीक है। हमने यहाँ पर K को बाहर निकाल लिया, यहाँ से क्या आ गया, B3 माइनस K3 आ गया, B3 माइनस B3 माइनस A3 आ गया। बताओ ये बात क्या क्लियर है आप सभी लोगों को? आप सभी लोग ये चीज़ डाइजेस्ट कर पा रहे हो भैया? बताओ। यहाँ से हमारे पास बाबू PQ वेक्टर क्या आ गया, हमारे पास PQ वेक्टर ये चीज़ आ गई जो कि आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होता है कि 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके सामने कैसा वेक्टर नजर आता है, कुछ इस तरीके का वेक्टर नजर आता है, ठीक है। जैसे आप 2 पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हो, सिमिलरली आप वेक्टर को भी Q वेक्टर माइनस P वेक्टर टाइप का आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर होगी। इसके अलावा पहली चीज तो ये होगी हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कि कोई भी पॉइंट इस स्पेस में, जैसे मान लो P है, ठीक है, P है, इसका जो कोऑर्डिनेट है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, A1 I वेक्टर प्लस A2 J वेक्टर प्लस A3 K वेक्टर, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं भैया, तो ये OP वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। अगर इसे ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ओरिजिन से, ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0 होता है। तो ओरिजिन 0 0 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप आप आराम से लिख सकते हो कि नहीं? बताओ मुझे, लिख सकते हो ना? तो यहाँ से हमारे पास OP वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, हमारे पास OP वेक्टर क्या आ जाएगा, आप मुझे एक बार बोल के बताओ। यहाँ से हमारे पास OP वेक्टर आ जाएगा, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर माइनस O वेक्टर, P वेक्टर माइनस का O वेक्टर। इतनी बात क्लियर है? आई होप यू विल गेट इट, ओके। तो यहाँ से P वेक्टर क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, हियर P वेक्टर इज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ओके। यहाँ से हमारे पास जो P वेक्टर है भैया, हमने इस चीज को लिख दिया। उसके बाद O वेक्टर को हम यहाँ पर लिखेंगे। O वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है बाबू, O वेक्टर क्या गिवन है बताओ, 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, ये गिवन है। बताओ मुझे कोई डाउट अभी तक? यार हमने भैया कुछ भी नहीं किया है, हमने बस P वेक्टर को यहाँ पर लिख दिया है और O वेक्टर को यहाँ पर लिख दिया, दैट्स ऑल। हमने बस इतना सा काम किया है। तो यार इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ, I वेक्टर के साथ में A1 माइनस 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास A1 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास A1 I कैप और A2 माइनस 0 J कैप, तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास A2 J कैप ही रहेगा प्लस A3 K कैप। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि किसी भी वेक्टर के पॉइंट को जब आप ओरिजिन से मिलाते हो तो उसका जो
वेक्टर आता है, जो उसका पोजीशन वेक्टर होता है, वो इटसेल्फ यही हो जाता है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर लिख दूं, रहने देता हूं यहाँ पर लिखने के लिए, आप ऐसे ही समझ जाओगे। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप, आप इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है भैया, इस वेक्टर को जब ओरिजिन से ज्वाइनिंग करोगे, इस वेक्टर को जब ओरिजिन से मिलाओगे, तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा। तो यार जब ओरिजिन से मिलाओगे तो p वेक्टर माइनस o वेक्टर है कि नहीं। तो ये जो पॉइंट का वेक्टर होगा, यही अल्टीमेटली आपका वेक्टर आ जाएगा। आप इस वाले एग्जांपल से आप इसे देख सकते हो। बताओ, आई होप इतनी बात क्लियर है आप सभी लोगों को। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या आपको समझ में आ गया भैया, बताओ। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या आपको समझ में आ गया। इसके अलावा यार अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पल एक दूं, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, मैं यहीं पर आपको एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है बाबू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो ए बी का, अगर कोई पूछे कि ए बी वेक्टर बताओ, तो क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। बताओ, अब यहाँ से क्या करोगे, आई वाले में से आई का कोफिशिएंट माइनस कर दो, जे वाले में से जे का कोफिशिएंट माइनस कर दो, के वाले में से के का कर दो। तो यहाँ पर मुझे बताओ अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 2i माइनस 1i क्या आ जाएगा, आई कैप, जे के कैप माइनस जे कैप आ जाएगा 0 इंटू जे कैप, ठीक है, के कैप इंटू के कैप क्या आ जाएगा, 0 इंटू के कैप आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली बाबू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। बताओ, आई होप ये एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि आप दो वेक्टर के बीच का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हो, या दो वेक्टर को ज्वाइन करने वाली लाइन का वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट करते हो। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े, सेक्शन फॉर्मूला। आपने क्लास 11th में क्लास 11th को आप रिकॉल करो, एक बार को मेरे साथ आप क्लास 11th की दुनिया में चलो। क्लास 11th में आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। भैया मैं एक बार को आपको रिकॉल कराता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास दो पॉइंट है ए बी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ते थे ना, ए पॉइंट को अगर मैं x1, y1 बोलता हूँ, इसको अगर मैं x2, y2 बोलता हूँ, और यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट C है जो A और B को इंटरनली डिवाइड करता है m:n रेशियो में। तो आप यहाँ से C का डायरेक्ट जो पॉइंट है कैसे लिखते हो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, और y वाला कोऑर्डिनेट कैसे लिख देते हो भैया, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n लिख देते हो। कब, जब C कोऑर्डिनेट A और B को ए बी लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं पे हो C, और इसे इंटरनली m:n रेशियो में डिवाइड करता है। आप ये चीज लिख देते हो। सिमिलरली 3D में भी लिख देते हो। 3D में बस एक z कोऑर्डिनेट और बढ़ जाता है। आपने 11th में पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला, है ना, 3D का भी 2D का भी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास इंटरनल का, ये तो हो गया हमारे पास इंटरनल का, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल का। सिमिलरली बाबू एक्सटर्नल का भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, क्लास 11th में। बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट A है, यहाँ पर कोई पॉइंट B है, और यहाँ पर कोई पॉइंट C है, और हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। A है x1, y1 और B है x2, y2। अब आपको ये कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C दैट डिवाइड्स, इसको किस रेशियो में, m:n रेशियो में। ये वाला m है भैया, और ये वाला कितना है, n है, ठीक है। C क्या कर रहा है, ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कहां से, बाहर से, एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये कहां से डिवाइड कर रहा है, बाहर से। तो इसके C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है मुझे बताओ, एक बार रिकॉल कराओ। क्या हो जाएगा यहाँ से, mx2, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाता है nx1 अपॉन m माइनस n, और y वाला क्या हो जाता है भैया, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। बताओ, ये चीज क्लियर है। ये चीज एक्सटर्नल डिवीजन का सीख लेते हो। इसी का स्पेशल केस मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला होता है ना। अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, ठीक है,
अगर आपको इसका मिड पॉइंट सी बताना है, इसका मिड पॉइंट, ठीक है, ए बी का अगर मिड पॉइंट बताना है तो आप कैसे बता देते हो, बस दोनों के एब्सिसा ऐड करके हाफ कर देते हो, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 कर देते हो। बताओ, ये बात क्लियर है यार? ये चीज आपने ना क्लास 11th में पढ़ रखी है, ये चीज आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है। आई जस्ट रिकॉल यू टू कनेक्ट द करंट सिचुएशन विद आवर प्रीवियस सिचुएशन। आई होप you can remember this. Okay, I hope it you are now able to recall this. In the class 11th you have studied each and everything, okay, in the detail. So now come to this, how to use vector concept in these types of formula. ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन का पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन का पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में हम सेक्शन फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं इंटरनल डिवीजन में। तो जैसे मान लो भैया हमारे पास ये एक लाइन है, कोई भी लाइन है, एक इसका 2 कोऑर्डिनेट है ए बी, ठीक है, एक कोई एक कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, लेट्स से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है, ठीक है, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है भैया वो बी है, और सी कोई पॉइंट है, ठीक है, सी कोई पॉइंट है जो ए और बी वेक्टर को m:n रेशियो में डिवाइड करता है। बताओ, ये बात समझ आ रही है? जैसे आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे ना, सिमिलरली वेक्टर में भी, इनफैक्ट वेक्टर इज मोर इजियर देन 3D एंड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। ओके, तो बेटा यहाँ पर आप सी कोऑर्डिनेट कैसे अप्लाई करोगे? सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। बताओ, ये चीज आपको समझ में आई कि हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। सी कोई वेक्टर है इसी लाइन पर जो कि ए और बी को डिवाइड करता है m:n रेशियो में, तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भैया? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। बताओ, ये बात क्लियर है? सिमिलरली इसका एक्सटर्नल डिवीजन भी आप कर सकते हो, जैसे आप उसमें करते थे स्ट्रेट लाइन में 3D में, ऐसे ही बेटा एक्सटर्नल डिवीजन आप वेक्टर का भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर की लाइन है, ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ए है और ये कोऑर्डिनेट बी है और ये कोऑर्डिनेट सी है। अब आपको ये चीज कहा जा रहा है भैया कि जो सी वाला कोऑर्डिनेट है ए और बी को m:n रेशियो में बांटता है, कहाँ से? बाहर से, एक्सटर्नली। तो ये वाला रेशियो m हो जाएगा और ये वाला n हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए वाले वेक्टर को मैं ए वेक्टर बोल दूं और बी वालों को मैं अगर बी वेक्टर बोल दूं, तो आप यहाँ से सी वेक्टर डायरेक्टली लिख सकते हो कि नहीं? यहाँ पे सी वेक्टर डायरेक्टली क्या हो जाएगा भैया? एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस n अपॉन m माइनस n। बताओ, ये चीज एकदम क्लियर है? आप वेक्टर में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हो, ये चीज समझ में आ गई। हमने वेक्टर में डिस्टेंस फार्मूला भी सीखा है कि कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे के कैप लिखा होता है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ ओ पी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीख लिया? सेक्शन फार्मूला सीख लिया। सेक्शन फार्मूला भी सेम वैसे ही है जैसे ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। अब मुझे आप रिकॉल कराओ कि अब हमारे पास और निकालने के लिए क्या बचा है। अब मुझे एक बार जरा सोच के बताओ यार, हमने इंटरनल भी सीख लिया, हमने एक्सटर्नल भी सीख लिया, अब हमारे पास क्या बचा है? एक ही केस बचा है, मिड पॉइंट फार्मूला, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोल रहा है भैया? इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू then m is equal to n and therefore from case 1 the midpoint r of pq will have position vector as। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है भैया p और q, ठीक है, ये लाइन है p और q, ठीक है। तो यार अगर p का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है और q का पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट है, इस अगर मैं इसको r बोल दूं तो आप डायरेक्टली जो r का कोऑर्डिनेट है आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्टली आप r का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो भैया? a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2, a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। तो ओ आर क्या होता है यार? r का o से पोजीशन वेक्टर होता है ना? और आप जानते हो कि किसी भी पॉइंट का o से पोजीशन वेक्टर
हमेशा क्या होता है, वही होता है। हाँ, क्या होता है, वही होता है, ठीक है। चाहे इसे आर वेक्टर लिख दो, चाहे इसे ओ आर वेक्टर लिख दो, तो बात दोनों बराबर ही होती है, ठीक है। आई होप ये चीज बेटा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में आप वेक्टर के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है। तो यहां तक देखो हमने 3 चीजें सीख ली है। हमने वेक्टर का भी सारा का सारा कंसेप्ट सीख लिया कि क्या क्या हमने वेक्टर का सीखा है। एक बार को आप मुझे फटाफट रिकॉल कराओ, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे आपको समराइज्ड तरीके से लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, ठीक है, कोई बीच में सी वेक्टर है जो इसे m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भैया, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन हो जाएंगे, ठीक है। अगर इंटरनल डिवीजन है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन है कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये वाला रेशियो अगर अपने को m गिवन है और ये वाला n गिवन है, सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बी और ए को, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भैया, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई लाइन है जो ए और बी है, इसका मिड पॉइंट अगर सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। बताओ, यही पूरा का पूरा सेक्शन फॉर्मूला का निचोड़ है। ये चीज आपकी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन होनी चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे वेक्टर को पढ़ रहे हैं, ये चीज आपकी कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए। ये चीज आपकी कॉपी में पूरा का पूरा नोट डाउन होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी बेटा। चलो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे अंदर अच्छे से क्लियरिटी आ जाए इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि कंसीडर 2 पॉइंट P एंड Q with position vector OP is this one and OQ is this one. This one is OQ. Find the position vector of a point R, ठीक है, which divide the line joining P and Q in the ratio of 2:1. पहला केस ये है कि ये इंटरनली डिवाइड करता है, दूसरा केस ये है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारे पास भैया 2 पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है, ठीक है। 2 पोजीशन वेक्टर हमें OP और OQ गिवन है। यार पोजीशन वेक्टर जैसे OP लिखा है ना, तो आप इसे P वेक्टर भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि OP क्या होता है बताओ, OP क्या होता है, OP वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर माइनस O वेक्टर। O वेक्टर क्या होता है, 0 0 0। तो ये अल्टीमेटली ये जो P वेक्टर लिखा है वो यही लिखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहला केस हम इंटरनली का लेते हैं, सबसे पहला केस हम इंटरनली का लेते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 बेटा अच्छे से समझना। सबसे पहला केस हमने इंटरनली का लिया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ये कोई 2 पॉइंट है, एक तो P वेक्टर है और दूसरा Q वेक्टर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि OP मतलब P का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर है, और Q का क्या है भैया, Q का है A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट R, इनके बीच में कहीं पे R पॉइंट है जिसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, which divides the line joining PQ in the ratio of 2:1. इन द रेशियो ऑफ 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने आपको बेटा सेक्शन फॉर्मूला समझा रखा है अच्छे से, तो आई होप यहाँ पर आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर M की जगह पर क्या है 2 है, N की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है। तो आई होप इसको आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है, mx2 m into this vector and plus n into this one 3a vector minus 2b vector, ठीक है, अपॉन दोनों का सम 2 + 1 ये हमारा हो जाएगा कि नहीं बताओ। R पोजीशन वेक्टर जो कि इंटरनली डिवाइड करता है, ये चीज हो जाएगा। तो यार बस इसको अब यहाँ से सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करोगे भैया, a को a के साथ में जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 5a वेक्टर, ठीक है, 5a वेक्टर, और उसके बाद b क्या आ जाएगा, b से तो यार b कैंसिल हो गया, तो 5a वेक्टर बाय 3 आ गया। यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया भैया, 5a वेक्टर बाय 3 आ गया। बताओ, ये बात एकदम क्लियर है।
ये बात एकदम क्लियर है, मुझे बताओ कोई डाउट अभी तक इसमें? यहाँ पर हमने क्या किया बताओ, mx2, यहाँ पर m दूसरा वाला वेक्टर 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस 3a 1 इंटू 3a माइनस 2b वेक्टर, ठीक है, 3a माइनस 2b वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ पे हमने इसे सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया भैया, 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b, ठीक है। तो यहाँ से 2b कट गया और अल्टीमेटली हमारे पास r का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आ गया, 5a/3, ठीक है। तो यार अब यहाँ से दूसरा केस हमारे सामने एक्सटर्नल का है, तो आप में से कोई मुझे बताओ कि एक्सटर्नल वाले में क्या करते हो, बस यही चीज को माइनस कर देते हो, है कि नहीं। तो दूसरा केस एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल वाले में आप क्या करते हो भैया, एक्सटर्नल वाले में यार यही चीज को आप माइनस कर देते हो। कैसे करते हो बताओ मुझे, कैसे करते हो? mx2, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये रहा p, ठीक है, ये रहा आपके सामने p, ये रहा p और दिस वन इज q, ये रहा r, ठीक है। यहाँ पर भैया हमारे सामने क्या आ जाएगा बताओ, पी आर कितना है, 2 गिवन है और ये कितना है, 1 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने r क्या आ जाएगा, m इंटू आर कितना है, नहीं r तो अपने को निकालना है, ठीक है। और q कितना गिवन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर गिवन है, q कितना गिवन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर गिवन है। और p कितना गिवन है, p है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ये चीज गिवन है, ठीक है, ये चीज अपने को गिवन है। तो यार यहाँ से r हमें क्या कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है ना, यहाँ से r हमें क्या कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है PQ लाइन को। तो यहाँ पर r के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताओ मुझे, r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यार यहाँ से देखो 2 इंटू a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 1 इंटू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन m माइनस n 2 माइनस 1। ये आ जाएगा भैया हमारे पास r वेक्टर, ठीक है। तो यहां से यार हमारे पास r वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास r वेक्टर आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ठीक है, माइनस 3a वेक्टर माइनस का प्लस 2b वेक्टर अपॉन 1 आ जाएगा। यहाँ पर देख लो, आराम से अच्छे से मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास r वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, 2 माइनस 3 माइनस a वेक्टर और प्लस 4b वेक्टर अपॉन 2, ये हमारे पास आ जाएगा जब ये एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। ये आ गया जब हमारे पास इंटरनल डिवीजन करेगा। आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताओ ये इसमें कोई डाउट अभी तक, इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ो, चलो। शो दैट द पॉइंट, हमारे सामने बेटा ये पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, आर द वर्टिसिस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये चीज बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसिस हैं। तो यार ये सेम उसी तरीके से निकालोगे जैसे कि, कैसे निकालोगे, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री में करते थे क्लास 11th में, ठीक है। तो यार यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहला काम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को हम बना लेते हैं। तो ये हो गया ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखो। ए के कोऑर्डिनेट क्या है भैया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसिस हैं। तो यार मुझे ये बताओ कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी वर्टिसिस इसमें से होगा तो इनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए बताओ। अगर हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अगर आ जाएगा तो आप क्या बोल दोगे कि हाँ ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसिस हैं। बताओ ये बात क्लियर है, ये बात, इतनी सी बात समझ आ रही है भैया। बच्चों आप सभी लोग बेटा पाइथागोरस थ्योरम बचपन से पढ़ते हो ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो सेम वही कंसेप्ट बेटा वेक्टर में भी लगता है, सेम वही कंसेप्ट वेक्टर अलजेब्रा में भी लगता है। तो यहां से सबसे पहले मुझे बताओ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, यार ए बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। बताओ
ए बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से बताओ बी वेक्टर क्या है, आई कैप, ठीक है, माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये हो गया बी वेक्टर। माइनस ए वेक्टर क्या है भैया, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये हो गया हमारे पास क्या, बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर आ गया, ठीक है। अब यार इसमें से ये कितना आ जाएगा बताओ, i माइनस 2i कितना आ जाएगा, माइनस आई वेक्टर, ठीक है। यहां से माइनस 3j और यहां से प्लस j कितना आ जाएगा, माइनस 2j आ जाएगा। यहां पर माइनस 5k और इधर माइनस k कितना आ जाएगा, माइनस 6k आ जाएगा। बताओ मुझे ए बी वेक्टर यहां पर कितना आ गया भैया, ए बी वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया, ठीक है। बताओ अब अपने को चाहिए क्या, ए बी की साइड लेंथ निकालनी है। ए बी की साइड लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे भैया, मॉड ऑफ ए बी निकालोगे, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर निकालोगे। अब मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर -6 स्क्वायर हो जाएगा। बताओ मुझे इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है। तो यार यहां से हमारे पास ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा बाबू, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 प्लस 36। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ 41, रूट ऑफ 41 आ गया। कौन सी साइड हमारे पास रूट ऑफ 41 आ गई, हमारे पास ए बी वाली साइड रूट ऑफ 41 आ गई। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बाबू, बी सी वेक्टर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बी सी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सी वेक्टर कितना है भैया हमारे पास, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप है, ठीक है। और बी वेक्टर कितना है मुझे बताओ, बी वेक्टर है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। बताओ क्या ये चीज समझ में आ रही है हर एक बच्चे को। तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3i माइनस आई कितना आ जाएगा, 2i कैप माइनस 4j प्लस 3j, तो ये कितना आ जाएगा, -j कैप, ठीक है। और यहाँ पे -4k, यहाँ पर +5k, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा भैया हमारे पास, प्लस का k आ जाएगा। BC वेक्टर देखो हमारे पास ये चीज आ गई, हमारे पास देखो BC वेक्टर क्या आ गया भैया, ये वाला चीज आ गया। बताओ ये चीज एकदम क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ BC क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ BC अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली रूट ऑफ 6 आ जाएगा, रूट ऑफ 6 आ जाएगा। बताओ ये बात एकदम क्लियर है, रूट ऑफ 6 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट अभी तक भैया, आई होप इसमें से किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यार अब यहाँ पर AC निकाल लेते हैं, AC वेक्टर, यहाँ पर AC वेक्टर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। AC वेक्टर क्या आ जाएगा बाबू हमारे पास, C वेक्टर माइनस A वेक्टर आ जाएगा, C वेक्टर माइनस A वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से यार AC वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, C वेक्टर कितना है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप आ जाएगा। और माइनस A वेक्टर कितना है बताओ, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप आ जाएगा। बताओ अभी तक कोई प्रॉब्लम। तो यार यहाँ से AC वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ, 3i माइनस 2i, i वेक्टर आ जाएगा, माइनस 4j प्लस j कितना आ जाएगा, प्लस -4j प्लस j कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 3i कैप आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3i कैप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो -4j प्लस j -3j कैप आ गया। और यहाँ पर -4k, यहाँ पर क्या है -k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, माइनस का 5k कैप आ गया, ठीक है। बताओ ये चीज एकदम क्लियर है। तो यार यहाँ से अब अगर अपने को AC का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब AC की लेंथ अगर निकालनी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 25। तो यार यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी √34, ये कितना आ जाएगा, √34, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, ठीक है।
ठीक है, ये रूट ऑफ 34 आ रहा है या रूट ऑफ कितना आ रहा है बताओ, रूट ऑफ 35 आएगा, है ना, रूट ऑफ 35 आएगा। ठीक है, तो रूट ऑफ 35 हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई। ठीक है, ये वाली लेंथ हमारे पास रूट ऑफ 35 आ गई। तो अगर मैं इसको बेटा यहाँ पर समराइज्ड तरीके से थोड़ा सा लिखूं, है ना, देखो क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास ए बी आ रहा है रूट ऑफ 41, ठीक है, और बी सी हमारे पास आ रहा है रूट ऑफ 6, और हमारे पास बेटा ए सी आ रहा है, हमारे पास ए सी क्या आ रहा है, रूट ऑफ 35, रूट ऑफ 35। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है यार। अब यहाँ पर तुम एक चीज बड़े आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर अगर तुम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 प्लस 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 41। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 41। ठीक है, तो ए बी क्या आ जाएगा भैया हमारे पास, यहाँ से ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, ए बी स्क्वायर भी हमारे पास 41। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया भैया हमारे पास कि ये ए बी जो होगा ना इसका हाइपोटेन्यूज होगा। कहने का मतलब ये होगा कि ए बी जो होगा इसका हाइपोटेन्यूज होगा, और ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो ट्रायंगल हमने बनाया है इस कैलकुलेशन से ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, बल्कि कौन सा वाला ट्रायंगल बनेगा भैया, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। बताओ, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होगा कि ट्रायंगल कैसा बनेगा, है कि नहीं। हमने स्टार्टिंग में इस चीज को अज्यूम कर लिया कि एक ट्रायंगल अपने हिसाब से कोई सा भी ड्रॉ कर लिया, जो भी हमारे मन में आया हमने उसको अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया। बाद में हमने इनकी साइड लेंथ निकाली, साइड लेंथ निकालने के बाद हमें ये चीज समझ आया कि यार जो ए बी है वो रूट 41 है। इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये चीज आ रहा है, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई इसमें परपेंडिकुलर होगा, कोई ना कोई इसमें बेस होगा, और जो ए बी है ये 110% क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ही होगा, हाइपोटेन्यूज ही होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा समझ आ गया होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पैरेललोग्राम में भी दे सकते हैं, ये आपको ये भी दे सकते हैं कि क्या आपको 4 पॉइंट्स देके क्या ये रेक्टेंगल बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, ऐसे करके आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन ये आपको दे सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बस हर एक साइड का पोजीशन वेक्टर निकालना है और उसमें क्या करना है, और उनका मॉड लेना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में 3D में करते थे ना, सेम वही काम अपने को वेक्टर अलजेब्रा में भी करना है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया, देखो, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बेटा आपको सिखाया है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी वेक्टर, अगर ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप, ठीक है, प्लस a3 k कैप, अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा जो मॉड ऑफ a अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यार आप इस फॉर्मूले से ये सबका मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हो। हम हर सवाल में मैग्नीट्यूड निकाल ही रहे। ठीक है, तो आई होप ये सारे इस क्वेश्चन को आप खुद से घर पे बनाओगे। ठीक है, मॉड ए निकाल लेना, मॉड बी निकाल लेना, मॉड सी भी निकाल लेना, सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ मुझे कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट अभी तक आई होप नहीं होगा। चलो, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा है कि दो वेक्टर लिखो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। यार ऐसे करके ऐसे ना लाखों करोड़ों अरबों वेक्टर लिख सकते हो, बस तुम्हें इतना सा दिमाग लगाना है कि जो उनका कोफिशिएंट लिखो उनका स्क्वायर करने के बाद मैग्नीट्यूड सेम आ जाए। जैसे मान लो कि मैं एक वेक्टर लिख रहा हूँ आई कैप प्लस जे कैप, सबसे सिंपल वेक्टर, और दूसरा वेक्टर लिख रहा हूँ जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, जे कैप प्लस के कैप, मैंने ये चीज लिख दिया। तो यार यहाँ से आप देख सकते हो कि मॉड ए क्या आ जाएगा, मॉड ए भी √2 आ जाएगा और मॉड बी भी √2 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? दोनों वेक्टर सेम नहीं है, है ना, दो डिफरेंट वेक्टर हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे करके यार करोड़ों वेक्टर आप बना सकते हो। जैसे मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और दूसरा वेक्टर आप मान लो, क्या मान लो,
आई कैप आई क्या कहते हैं अगला वेक्टर मान लो 2j कैप प्लस 3k कैप मान लो, ठीक है। इस टाइप का कुछ मान लो। ये भी देखो दोनों वेक्टर अलग अलग है लेकिन इनके मॉडुलस सेम आएंगे, ठीक है। तो यार ऐसे करके आप लाखों करोड़ों अरबों वेक्टर बना सकते हो। अब सोच के आप कुछ ना कुछ नया वेक्टर बनाना जो कि आपके आंसर में नहीं गिवन है, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। यार सेम डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि उनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम होंगे। तो जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ऐसा लिखूं, देखो आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैं ऐसा लिखूं कि 2i कैप प्लस 2j कैप, तो इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं बताओ। इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ए वाला वेक्टर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा ना। तो यार ये दोनों वेक्टर देखो अलग अलग हैं लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या है, सेम है, क्योंकि इनके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो अल्टीमेटली क्या है, सेम है। बताओ, ठीक है। ऐसे करके आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और मैं दूसरा वेक्टर ले लूं 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। अब इसमें देखो अगर इसमें तुम 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। तो यार दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी लेकिन इनके मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग आएंगे। ये दोनों वेक्टर डिफरेंट हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है भैया, इनकी डायरेक्शन सेम है। बताओ, ये बात एकदम पक्की है, क्लियर है ये बात, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। यार मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बेटा मैंने बता रखा था कि जैसे मान लो कि अपने पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, कोई ए वेक्टर है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, हमारे पास एक वेक्टर ये, और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, ये चीज है, ठीक है। ये दोनों इक्वल तब होते हैं, ये दोनों इक्वल तब होते हैं इफ a इक्वल टू बी, देन जब i वाले कोफिशिएंट सारे इक्वल हो, a1 इज इक्वल टू b1 एंड a2 इज इक्वल टू b2, j वाले भी बराबर हो और c वाले भी इक्वल हो, a3 इज इक्वल टू b3। ये चीज आपकी होनी चाहिए कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो अब आप क्वेश्चन में आ जाओ। अब आपके सामने दो वेक्टर x और y गिवन है, देखो x इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और y क्या गिवन है भैया, y गिवन है xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है। कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू y, तो यहाँ से आ जाएगा 2i प्लस 3j कैप इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट दिस वन, ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7, ठीक है। तो यार इसमें अपने को क्या बताना, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट गिवन है, तो मान लो कि ये वाला जो वेक्टर है क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 1j कैप हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो 2i कैप प्लस j कैप, आराम से लिख सकते हो। दूसरे वेक्टर को मैं इसे b वेक्टर मान लो, ठीक है, इसे b वेक्टर मान लिया। ये क्या हो गया भैया, -5i कैप प्लस 7j कैप आ जाएगा। बस मैंने कुछ भी नहीं किया है, 5 वाले के साथ i कैप प्लस 7 वाले के साथ में j कैप लगा दिया है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। यार मुझे ये बताओ कि अगर इसका इनिशियल पॉइंट ए वेक्टर है और इसका टर्मिनल पॉइंट बी वेक्टर है, तो ये बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ए वेक्टर, यार बी ए वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हो जाएगा ना आराम से। तो यार यहाँ पर बी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, -5i कैप प्लस 7j कैप आ जाएगा, और माइनस का ए वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, 2i कैप प्लस j कैप आ जाएगा यार, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी ए वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, बी ए वेक्टर आ जाएगा -5 - 2 -7i वेक्टर, और 7i - j कितना आ जाएगा, प्लस का 6j वेक्टर।
ये चीज आ जाएगा तुम्हारे पास बी ए वेक्टर। और यही चीज तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ए वेक्टर हो और टर्मिनल पॉइंट बी वेक्टर हो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बताओ कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट बेटा अभी तक? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। यहां पर देखो आपके सामने 3 वेक्टर गिवन है ना, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर आपको ये है। यार इनका सम निकालना है, यार ऐड करना है इनके सम को। ठीक है, इनका सम क्या हो जाएगा मुझे बताओ। यार इनका सम हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इन्हें ऐड कर दो आराम से, -2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, -2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और सी प्लस 5k कैप भी आएगा। ठीक है, और प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप -6j कैप -7k कैप आ जाएगा। तो यार इसे जोड़ लेना, जो भी वेक्टर आपका आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका सम ऑफ द वेक्टर्स हो जाएगा। अब यार वेक्टर का जोड़ना घटाना आई होप बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो मुझे आराम से आप पूछ सकते हो। ठीक है, जरा सा भी अगर कोई कंफ्यूजन है आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। बताओ कोई डाउट अभी तक इसमें? यार वेक्टर को ऐड करना है, आई होप इतनी चीज आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यार यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, मैंने आपको बता रखा है बेटा पहले वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो ये यूनिट वाला वेक्टर होता है ना, मतलब एक यूनिट का वेक्टर, यही क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। तो आप इससे क्या लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा ए वेक्टर है और इसका यूनिट आप क्या लिख सकते हो, ए में जब इसके मॉड से आप डिवाइड करोगे तो इस पूरे वेक्टर का एक यूनिट आपके पास आ जाएगा कि नहीं, इस पूरे वेक्टर का आपके पास एक यूनिट आ जाएगा कि नहीं, बताओ। तो यार इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर ही होता है। आपको दुनिया में कोई सा भी वेक्टर गिवन हो, आपको बोला जाए कि भैया आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, बस आप क्या करना कि ए वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड, और उस वेक्टर का मॉड निकालना आप जानते ही हो कि अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आप आराम से निकाल सकते हो। तो यार इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ। अगर तुम्हारे पास ए वेक्टर ये गिवन है बाबू कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अगर तुम्हारे पास गिवन है, तो यहाँ से मॉड ए क्या आ जाएगा बताओ, मॉड ए आ जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4। तो ये कितना आ गया, रूट ऑफ 6। तो यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, यूनिट वेक्टर के ऊपर ना ये टोपी पहना देते हो, टोपी, ठीक है, यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या करते हो, ये टोपी पहना देते हो। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप अपॉन रूट ऑफ 6 आ जाएगा, रूट ऑफ 6 आ जाएगा। बताओ ये चीज एकदम क्लियर है, एकदम पक्की है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट, पी और क्यू तुम्हें पॉइंट गिवन है। ठीक है, ऐसे केसेस में बेटा जहां पर आपको पी और क्यू पॉइंट्स गिवन है, सबसे पहला काम इन्हें वेक्टर के फॉर्म में लिख लो। पी वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 से 1 आई कैप, तो 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्यू क्या गिवन है बताओ, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, पी क्यू वेक्टर निकाल लो आराम से। पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, क्यू वेक्टर माइनस का पी वेक्टर आ जाएगा। तो क्यू वेक्टर क्या है बताओ, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप आ जाएगा, माइनस पी वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप आ जाएगा। ठीक है, बताओ अब यार इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो आराम से। 4 आई माइनस आई कितना आ जाएगा, 3 आई वेक्टर, 5 आई माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 जे वेक्टर, 6 के माइनस 3 प्लस 3 के वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पी क्यू वेक्टर क्या आ गया भैया, ये चीज आ गई। बताओ तो यार पी क्यू की डायरेक्शन में क्या बताना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब तुम्हें यूनिट वेक्टर बताना है पी क्यू का, तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा भैया, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप
प्लस 3k कैप अपॉन, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, बताओ, 3 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, अपॉन 9 3 जा 26। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बताओ, 3√3, ठीक है। तो यहाँ से यार कट गया ये, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है ये आ गया, ठीक है। आप लोग करके देखना, अगर कहीं पे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक है बेटा तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसे सही कराना, ठीक है। इनकेस अगर होता है और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप आराम से मैसेज कर सकते हो, मैसेज हम तक पहुंचेगा। जब भी हम लाइव लेंगे आपको उस मैसेज का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया? तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या गिवन है। फॉर गिवन वेक्टर ए और बी वेक्टर तुम्हें गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। यार आई होप ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करोगे, ए प्लस बी वेक्टर निकाल लेना, ए प्लस बी वेक्टर निकाल लेना, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन में, तो ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। आई होप इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बेटा सेम यही क्वेश्चन है, आप आराम से इस वेक्टर को करके मुझे आप रिप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, अगर कोई डाउट होगा तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, ठीक है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन एंड हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे ना, सबसे पहला काम आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, सबसे पहला काम आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, ठीक है। सबसे पहला काम आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, जो भी यूनिट वेक्टर आएगा उसमें बस 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ रहे हो। जैसे कहता है ना कि जैसे मान लो ये वेक्टर है, कोई ए वेक्टर, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ठीक है। अब ये कोई वेक्टर अब कह रहा है कि इसका 8 गुना वाला वेक्टर बताओ, तो क्या करोगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 इंटू ए अपॉन मॉड ए, इस टाइप का। समझ में आ रहा है? तो यार इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, इसका यूनिट वेक्टर अगर मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर बोल दूं तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी के मॉड से डिवाइड कर दो, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, ए कैप इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट ऑफ 30 आ जाएगा। अब 8 यूनिट का बताना उसी डायरेक्शन में, बस सिर्फ इतना सा काम करना है कि इसमें बस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं ए वेक्टर, तो उसमें क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट ऑफ 30। बताओ ये चीज समझ आई? तो कभी भी अगर आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन में किसी यूनिट का वेक्टर निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करो, आप उसके एक हिस्से को लिख लो, एक यूनिट वेक्टर लिख लो, दोबारा क्या करो, जितने मैग्नीट्यूड का निकालना है उतने मैग्नीट्यूड से बस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वेक्टर आ जाएगा हमारे पास वही रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। बताओ ये बात एकदम क्लियर है? आई होप बेटा ये बात क्लियर होगी, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर, ये कोलिनियर। यार मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दोनों कोलिनियर कब होते हैं, ये दोनों कोलिनियर कब होते हैं भैया, जब ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो, ठीक है। जब ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो, तो यहां पर देखो आप, या ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, ये मान लेते हैं हम ए वेक्टर है, ठीक है। और बी वेक्टर आपको क्या गिवन है भैया, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप है, ठीक है। अगर मैं इसमें से -2 कॉमन निकाल लूँ, -2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पर क्या बचेगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बचेगा कि नहीं, बताओ। और ये वाली चीज क्या है भैया, ए लिखी है कि नहीं, तो यहाँ से देखो बी वेक्टर इज इक्वल टू -2a वेक्टर लिखा है। यार आप यहाँ से समझ सकते हो कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिखा गया। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू -2 है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, एक दूसरे के कोलिनियर होंगे। यहाँ पर ए को चाहे बी के टर्म में ऐसा लिख सकते हो, या बी को भी लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे? बस इतना सा करना है कि दूसरे वाले वेक्टर को किसी कांस्टेंट
टाइप को मल्टीप्लाई करके पहला वाला वेक्टर आराम से लिख ले जाओ, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों वेक्टर क्या होंगे भैया, कोलिनियर होंगे। बताओ कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। जैसे मान लो ए कोई वेक्टर है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप। बेटा मैंने आपको ना सब कुछ पढ़ा रखा है, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। जो भी बच्चे अगर पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स। आई हैव इंक्लूडेड लॉट्स ऑफ कंसेप्ट इन दोज 2 लेक्चर्स। बेटा आप पहले उन लेक्चर्स पे जाओ, इसको भी करो, ठीक है, आपका पूरा का पूरा वेक्टर रिवीजन आराम से हो जाएगा। तो यार इसका डीसीज आप कैसे निकालते हो बताओ? इसका डीसीज होता है बाबू a1, ठीक है, अपॉन ये तीनों को अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली a2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, ठीक है, a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, कॉमा a3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये आता है आपका डीसीज। तो आप आराम से अब इस वेक्टर का डीसीज अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ? ए वेक्टर आपको गिवन है आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। तो इसके डीसीज क्या हो जाएंगे भैया? इसके डीसीज हो जाएंगे, आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। और इसका k का कोफिशिएंट क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बताओ ये चीज एकदम क्लियर है यार? अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा भैया वही आपका डीसीज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 9 13, ठीक है, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 15, 1 अपॉन रूट 15, 2 अपॉन रूट 15, ठीक है, और 3 अपॉन रूट 15। ये चीज आपका आ जाएगा डीसीज। बताओ ये चीज एकदम क्लियर? बताओ कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन द लाइव लेक्चर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। यार ये एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ना ए और बी 2 अलग अलग पॉइंट दे दिया। देखो ए बी हमारे पास 2 अलग अलग पॉइंट दे दिए। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप। बस इन कोऑर्डिनेट को क्या करो भैया, पॉइंट वेक्टर में लिख लो। यहाँ से बी क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप। ये चीज लिख सकते हो। बताओ तो यार यहाँ से ए बी वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हो ना। ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा बाबू, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से बी वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस टाइम्स ए वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये आ जाएगा। तो यार अब इनमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आराम से। ये क्या आ जाएगा बताओ, आई तो 0 हो जाएगा आई थिंक, नहीं, माइनस 2i कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2j, यहाँ पर माइनस 2j, 4j कैप आ जाएगा। यहाँ पर k प्लस k, यहाँ पर 4k कैप आ जाएगा। तो यार यहाँ पर देखो ए बी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब बस तुम्हें ए बी का डीसीज लिखना है। ए बी का तुम्हें डीसीज लिखना है तो आराम से आप लिख सकते हो। डीसीज क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन इसका स्क्वायर कर देना सारे कोफिशिएंट का, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा बताना जरा। 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16 32, और इसका 4, तो 2 अपॉन रूट 40 और माइनस 4 अपॉन रूट 40, ठीक है, और यहाँ पर 4 अपॉन रूट 40 आ जाएगा। बताओ आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। जहां पर आपको एक वेक्टर गिवन है वहां पर भी आप आराम से निकाल सकते हो। जहां पर कोई 2 वेक्टर आपको गिवन है तो पहले दोनों का आराम से ऐसे वेक्टर निकाल लो, उसके बाद अपन निकाल सकते हैं। बताओ कोई डाउट अभी तक? ठीक है, चलो अभी तो काफी क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आता है। शो दैट, देखो, शो दैट द वेक्टर ये इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस दिस वन। यार इसको आराम से कर सकते हो। देखो इसको कैसे करोगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स प्लस वो आई प्लस ओ जेड, ठीक है। बस इसमें तुम्हें ये करना है यार कि ओ एक्स क्या आ जाएगा बताओ,
अगर मैं इस वेक्टर को, है ना, अगर मैं इस वेक्टर को ओ वेक्टर बोल दूं, ठीक है, अगर पी वेक्टर बोल देता हूं इस वेक्टर को, तो पी क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है। बताओ तो इसका यार ओ एक्स से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मुझे बताओ, ओ एक्स से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, बताओ। हमारे पास इसका एक्स एक्सिस से डी आर्स कितना हो जाएगा, बताओ, एक्स एक्सिस से डी आर्स। तो यार एक्स एक्सिस से डी आर्स जो आ जाएगा इसका ओ एक्स का क्या आ जाएगा, बताना जरा। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास है एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक कोई पॉइंट है भैया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है। ये चीज एकदम क्लियर है। तो यार इसका डीसीज आप अगर निकाल लो और इसका डीसीज अगर आपका इक्वल आता है सारा का सारा, तो आप आराम से क्या बोल सकते हो भैया, आप आराम से ये चीज बोल सकते हो कि ये जो है इक्वली इंक्लाइंड है, कहाँ से कहाँ से, हर एक एक्सिस से। तो इसका डीसीज क्या हो जाएगा, बताओ। डीसीज वेक्टर में और 3D में आपको डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा डीसीज का ही यूज करना है। ये क्या आ जाएगा, 1/√3, 1/√3। आई होप ये चीज आपको दिख रही होगी। क्या 1/√1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये सारा का सारा देखो इक्वल आ गया है ना। और डीसीज होते क्या है, बताओ। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से अल्फा हमारे पास क्या आ गया भैया, 1/√3 कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स ले लेते हैं 1/√3, ठीक है। ऐसे ही देखो बीटा भी आ जाएगा, ऐसे ही गामा भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है हर एक एक्सिस से क्या है भैया, इक्वल एंगल पर है, इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। बताओ इतनी बात एकदम पक्की है, क्लियर। आगे चलो। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर which divide the line joining PQ, which position vector is this one respectively in the, यार ये एग्जैक्टली आपको सेम क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ये PQR है, ठीक है। ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, एक बार इंटरनली एक बार एक्सटर्नली। तो आई होप बेटा आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे और इसका जो फाइनल आंसर है आप मुझे आराम से रिप्लाई करोगे, ठीक है। और अगर इनकेस अगर कोई डाउट आता है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। यार आराम से मिड पॉइंट वाला, बस सिर्फ तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है PQ का। अगर ये वाला पॉइंट P है और ये Q है, दिस वन इज R, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है भैया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है। और Q के क्या गिवन है, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप है। तो यहाँ से हमारे पास R के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, बताओ, a प्लस b/2, ठीक है। 4i प्लस 2i कितना हो जाएगा, बताओ, 6i हो जाएगा, ठीक है। और 3i प्लस j कितना हो जाएगा, 4j कैप हो जाएगा, और प्लस 2k कैप अपॉन 2। यही हो जाएगा तुम्हारा R वेक्टर। तो अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप। यही तुम्हारा आ जाएगा R वेक्टर। आराम से कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। शो दैट द पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर दिस वन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यार सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, बस इसमें आपको भैया पोजीशन वेक्टर लेना है, AB वेक्टर, BC वेक्टर, CA वेक्टर, उनका आपको मॉड निकालना पड़ेगा। और मॉड में देखना कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, और अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। मैंने आपको एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यही करा रखा है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछना बिल्कुल भी बेटा नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये देखो। इन अ ट्रायंगल ABC ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसमें कौन सी बात नहीं ट्रू है, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा रखा है ना, मैंने आपको ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा रखा है ना वेक्टर का। तो बेटा सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप इसे खुद से ट्राई करके मुझे बताओगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। बस मैं आपको हिंट इतना दे देता हूँ कि ट्रायंगुलर लॉ होता क्या है। ट्रायंगुलर लॉ होता है बेसिकली AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू CA वेक्टर। अब इसके बाद आप प्लस माइनस आराम से कर सकते हो। अगला हिंट आपको इतना दे देता हूं कि AB वेक्टर जो होता है इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ BA वेक्टर,
ठीक है। अगर आप इसे ऑपोजिट लिखोगे तो ये माइनस टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब आप कैसे भी करके इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे और मुझे इसका फाइनल आंसर बताओगे, ठीक है। आई होप बेटा ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ देयर आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यार इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला देखो b इज इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर। यार ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है यार कि अगर कोई भी, जैसे हमारे पास दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो जो ए वाला वेक्टर है इसे क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, या b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, कैसे भी करके लिख लो तो ये दोनों कोलिनियर होंगे। अब दूसरा पॉइंट मुझे बताओ, a वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस b वेक्टर, क्या ये सही है? क्या ये सही है? यार प्लस माइनस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस वन वेक्टर लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर लैम्डा की क्या क्या वैल्यू गिवन है, प्लस माइनस वन गिवन है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगला, बोथ द वेक्टर ए एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। अब इसमें आप मुझे बताओगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन जेई में जरूर आता है, जेई मेंस में या बाकी किसी अदर एग्जाम्स में एनसीईआरटी से डायरेक्ट जो उठाते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये मेक श्योर दैट कि आप इस क्वेश्चन को घर पे दिमाग लगाओगे। एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने आपके जिम्मे छोड़ रखा है। आप इन दोनों क्वेश्चन को मुझे अगले लेक्चर में आप मुझे बताओगे, और इन केस अगर कोई डाउट होता है आप पूछना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। मैं नेक्स्ट सेशन में बेटा आपको इस दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा। इन केस जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हो आप अपडेटेड रहिएगा अगले लेक्चर से, क्योंकि अगले लेक्चर में इन दो क्वेश्चंस को मैं जरूर डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए अच्छे से, और इन दो क्वेश्चन को करके मुझे जरूर बताना है, और इन दो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।